गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो तैयारी कैसी चल रही है? प्रीलिम्स की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। प्रीलिम्स में इतना मेहनत करते हो, पीटी क्वालिफाई करते हो, मेंस के में भी तैयारी करते हैं। मेंस हॉल में जाके पेपर लिखना आसान काम नहीं होता, उसके बाद उम्मीद होती है आगे रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे में अगर आंसर राइटिंग के दौरान कई गलतियां हो जाए, जैसे कि इस सेशन के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं, बीपीएससी के अंदर लिखी गई जो बुकलेट है उसका एक मतलब उसके दो तीन क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे जहां ब्लंडर किए गए हैं। ऐसे कई सारे जगह पे किया गया है, बट मैंने काफी क्रॉप कर दिया है। और जिसने भी किया है, जो चेक करने के लिए हमारे यहाँ भेजा था, और आप भी जो आगे एग्जाम देने जाएं तो वो कुछ सीख लीजिए ताकि इस तरह की गलती आगे ना। देखो, इस जो भी हम आपको दिखाएंगे आंसर राइटिंग, वो हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, फैक्ट्स अच्छा है, अलग अलग क्वेश्चंस में उन्होंने अच्छे कंटेंट यूज किए हैं। लेकिन छोटी छोटी जो गलतियां हैं ना, वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में दिक्कत है। और प्रीलिम्स निकला, मेंस अगर खराब हो जाता है फिर से प्रीलिम्स निकालने वाला झंझट। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? तो हम आपको कुछ ऐसे सैंपल दिखा रहे हैं और फिर बताएंगे कि उसमें क्या कर, अगर क्या किया जाता तो वो बेहतर होता, और क्या वो नहीं किया जा सकता था, क्या उसकी जानकारी नहीं थी, क्या लापरवाही के कारण कुछ गलतियां हुई है, कुछ गलतियां जो जानकारी नहीं थी उसके कारण भी हुई। तो इन सबको प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन में कोई गलती ना। ठीक है, चलिए हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और जीएस पेपर के क्वेश्चन और आंसर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कहाँ क्या छूट रहा है, क्या होना चाहिए था। यहाँ पे आपके सामने पेपर है 300 नंबर का, जीएस पेपर 2 है और 3 घंटे की पेपर, यही है ना। अब इसमें सवाल ये है, निम्नलिखित में से लघु, ये शॉर्ट आंसर देना है और शॉर्ट आंसर के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना है। 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, तो 100 वर्ड प्लस ये आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे शब्द को देखिए। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है उसका क्रिटिकली एनालिसिस करना है। यहाँ पे देखिए, जब सत्ताधारी दल अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार संविधान में संशोधन कर रहे थे, तो वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। एक तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, जब शॉर्ट आंसर लिखना है तो इंट्रो इतना नहीं होना चाहिए था, सीधा सटीक इंट्रो होता। इसमें देखो क्या क्या छूट रहा है। इसमें संसद को वैसे विधि बनाने पे रोक लगाया गया जिसमें संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। वैसे तो इस अवधारणा ने न्यायालय एवं संसद के बीच तनाव बढ़ा दिया, मगर हमारे संविधान में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बताया गया है। अतः केशवानंद भारतीवाद का निर्णय हमारे संविधान को लंबे समय तक तर्कसंगत बनाए रखने में मदद करेगा। आई थिंक आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ गई। पहली बात, अब आते हैं फिर से हम लोग क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे का सिद्धांत, आलोचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे एक भी बेसिक स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल भी नहीं दिया गया, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्यों दिया गया, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल और उसके बाद उसका क्रिटिकली एनालिसिस, राइट। अब इसको यहाँ पे ये लिखना था। अब देखो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इंट्रो कितना बड़ा हो गया। हमारे पास शब्दों को हमें बचाना है, शब्द यहाँ पे हम लच्छेदार भाषा में मतलब यूज कर दिए लगभग सारा, जिसको हमें सेव करना था। शब्द एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बड़ी पूंजी होती है, शब्द और समय, और हमने उसको यूं ही गवा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए था। अभी और दिखाते हैं आपको। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की आलोचनात्मक वर्णन करें। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट किया गया। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 एवं भाग 20 करके इन्होंने छोटा सा बता दिया है कि हमको ये पता है, राइट, ठीक है। साधारण बहुमत के द्वारा राज्य का नाम, सीमा आदि बदलना। विशेष बहुमत के द्वारा, अब देखो, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिक्कत क्या है, ये देखिए। साधारण बहुमत के द्वारा राज्य का नाम, सीमा आदि बदलना, एक तो कॉमा छूट गया, चलो ठीक है। विशेष बहुमत के द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा, ये क्या है, ये क्या है। और अगर आपने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा
तो ऊपर भी तो लिखना चाहिए था साधारण बहुमत के द्वारा। और अगर यहाँ एग्जाम्पल दिया तो यहाँ का एग्जाम्पल कहाँ गायब है? ठीक है, अभी देखिए और भी दिक्कत है। विशेष बहुमत अब विशेष बहुमत यहाँ पे फिर से लिख के क्या किया गया है, 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन या कम से कम आधे राज्यों का समर्थन, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल देना था, गायब है। चलो आगे चलते हैं। आलोचकों का ऐसा मानना है कि संविधान में यह संशोधन की प्रक्रिया तर्क संगत नहीं है। इसके समीक्षकों का कहना है कि ऊपर में आलोचकों का मानना है, नीचे में समीक्षकों का कहना है, ये रिपीट हो रहा है। भारतीय संविधान विश्व के लिए एक नमूना है, नमूना, ठीक है, जिसमें संशोधन के लिए सरल और विशेष प्रक्रिया को अपनाया गया है, क्योंकि तभी कोई लचीला और कठोर संविधान का समन्वय, तभी समथिंग ये क्या है नहीं पता चल रहा, में लचीला और कठोर संविधान का समन्वय प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है और उसको और क्या अच्छा किया जा सकता था, दोनों ही बात करते हैं यहाँ पे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का क्या करना है, आलोचनात्मक वर्णन करना है। हम यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर एक लाइन लिख देते कि कोई भी दुनिया की कोई भी संविधान चिरस्थायी नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, उसमें संशोधन के विकल्प होने चाहिए और भारतीय संविधान के अंदर भी संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक ऐसे कर देंगे, औपचारिक तरीके से संविधान में संशोधन होगा। अनौपचारिक मतलब कई बार परंपरा के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियम बनाकर परंपरा के द्वारा उसको बदलाव कर दिया जाता है, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक प्रोटेम स्पीकर का, लाइक आर्टिकल 21, तो वो बस हो गया ना, उसको लिखा नहीं गया बट हो गया। उसी तरह से अनौपचारिक, औपचारिक में कहेंगे कि हम भारतीय संविधान को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि साधारण 3 प्रक्रिया, जिसमें साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष राज्य प्लस आधे राज्यों, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। दूसरा है अनुच्छेद 338 जो भाग 20 में है, उसके अंतर्गत विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया को हम थोड़ा सा समझा देंगे और ये सब उसी शब्दों में हो जाएगा, विद इन ए वर्ड आपका पूरा होगा। फिर साधारण बहुमत में क्या प्रोसेस है, शॉर्ट में 2 लाइन में समझाएंगे, एग्जाम्पल। विशेष बहुमत 2 लाइन, एग्जाम्पल। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य 2 लाइन, एग्जाम्पल। और उसके बाद उसका क्रिटिकली एनालिसिस कर देंगे, आलोचना कर देंगे कि किस तरह से मैक्सिमम जो संशोधन है वो साधारण बहुमत से हो जाता है, किस तरह से कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत होती है, आधे राज्यों की होती भी नहीं है, किस तरह से संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को वीटो पावर ही नहीं दिया गया है। संविधान का कोई भी संशोधन पार्लियामेंट खुद कर सकता है, उसको जनमत की जरूरत नहीं है, लोगों से कुछ भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है, लोगों का राय जानने की जरूरत नहीं है। तो इन सब से हम इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसी में कुछ पॉइंट को कम करेंगे, कुछ को बढ़ा सकते हैं। तो आप सोचो कि आंसर कैसा होता। इसके बाद भारतीय मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषता का वर्णन करें। चलो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक मैप बनाया है। अब क्या लिखा है, भारतीय मॉनसून तंत्र की क्रियाविधि और विशेषता का वर्णन करना है ना। अब भारत में मॉनसून हिंद महासागर में स्थित केरल के तट पे 10 जून के आसपास आती है, जो भारत में प्रवेश करती है। क्या यहां से स्टार्ट होना चाहिए, यहां से स्टार्ट होना चाहिए। मॉनसून सेकेंडरी विंड सिस्टम है, द्वितीयक पवन तंत्र है, ठीक है। तो ये हम कह सकते थे स्टार्टिंग के लिए इंट्रो का एक पॉइंट होगा, ये डायरेक्ट हिट कर दिया गया। और ये क्या है, सीधा गलत फैक्ट, 10 जून, 1 जून की जगह 10 जून, स्टार्टिंग में गलत फैक्ट आ गया। तो एक तो ये, उसके बाद देखिए क्या क्या गलती है। इसके बाद यह आगे बढ़ते हुए केरल के फेरल के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। अब देखो, इसके बाद यह आगे बढ़ते हुए फेरल के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है एवं भारत के विभिन्न भागों में वर्षा कराती है। सर्वप्रथम वर्षा को बसंत की बौछार कहते हैं। कहाँ कहते हैं, बंगाल की खाड़ी से भी मॉनसून भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है एवं वर्षा कराती है, वर्षा करती है। और क्या है ये, अब ये क्या है नहीं पता, और आंसर खत्म हो गया, और आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉनसून तंत्र को बताना है। एक तो सेकेंडरी विंड सिस्टम है,
मॉनसून भारत के अंदर जब इन करता है तो दो तरफ से आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से। फिर उसको एक्सप्लेन करना था, उसकी विशेषता बतानी थी कि मॉनसून कैसे अनिश्चित होता है, कम समय में कैसे बहुत अधिक बारिश हो जाती है, टाइप की चीजें बता के उसको बंद कर देना था। और ये क्या हुआ? ये कुछ है तो बताइए। ऐसे अगर आंसर लिखेंगे तो कैसे नंबर मिलेगा? अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी बलंडर है। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। क्या पूछा गया है? पर्यटन उद्योग की स्थिति जो अभी है और भविष्य इसका क्या है। भारत में पर्यटन उद्योग, ये देखिए पहला ही, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्या है पर्यटन, कुछ नहीं। नदी आधारित पर्यटन, नदी में नौकायान, बोटिंग, स्विमिंग आदि। चलो हम मान लेते हैं ठीक लिखा है, नदी आधारित पर्यटन, इसमें आपने एग्जाम्पल दिया। अब इसके बाद फिर जल पर्यटन आ गया, ग्रामीण पर्यटन आ गया, पहाड़ी पर्यटन आ गया, तो यहाँ ट्रैकिंग क्यों नहीं दिया गया? शहरी पर्यटन आ गया, मनोरंजन आधारित पर्यटन आ गया। और हालांकि भारत के पास विशाल एवं विशिष्ट क्या है, आकृति है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्षम है। सरकार ने भी पर्यटन नीति के माध्यम से पर्यटकों को सुरक्षा और उसकी सुविधा का विशेष ध्यान दिया। क्या है इसमें? क्या आपको लगता है कि एक नंबर भी मिलना चाहिए? एक नंबर भी मिलना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया पर्यटन उद्योग की स्थिति, तो अभी एक्चुअल में पर्यटन की स्थिति क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा सा डाटा भी डालते हैं। उसके बाद पर्यटन के अलग अलग क्षेत्र को बता देते हैं और हम इसको आगे कैसे, ये आगे किस तरह से बूम करेगा। और आपको पता है इंडिया एंड वर्ल्ड में टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उसको बताना था। और यहाँ क्या बताया गया है देखिए। और ऐसी स्थिति एक स्टूडेंट की नहीं है, बहुतों की है। भारत को प्रमुख भौतिक, देखो यहाँ पे सिंपल सवाल, ये तो बहुत सिंपल है। भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। अब देखिए क्या है, भारत के भौतिक विभाजन, अब ये 6 आई थिंक लिखा गया होगा, जो भी है विभाजित किया गया है। अब पता ही नहीं है, अब इंडिया का ब्लैंक मैप है, पता ही नहीं है कि कहां पे हमको क्या बनाना है, राइट? कहां हमको क्या बनाना है ये हमको मालूम ही नहीं है। ब्लैंक मैप दे दिया है, अब समझो तुम कहां पहाड़ है, कहां पठार है, कहां वेस्टर्न घाट है और कहां ईस्टर्न घाट है। अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र 5%, पश्चिम का मरुस्थल 22%, उत्तर का विशाल मैदान 43%, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। अब इतना ही पे कहानी खत्म ऊपर की हो गई। बिहार की भूमि भारत के उत्तर के विशाल मैदान वाले क्षेत्र में आता है, जो मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी द्वारा बनाया गया है। बिहार के मैदानी भाग मुख्यतः गंगा के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस तरह के यहाँ पे फैक्ट दिए गए। इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर कई गलतियां हैं, बलंडर गलतियां। तो ध्यान रखिएगा कि जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल के अनुसार जवाब देना है, उतना ही जवाब देना है। लच्छेदार भाषा जीएस के अंदर आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। और इसके साथ ही एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो शब्द, जो आंसर का फॉर्मेट है ना, उसको जरूर फॉलो कीजिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बीच का बॉडी। अगर यहाँ पे पूछा गया आपसे क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकली एग्जामिन, तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इसका, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। और क्रिटिकल एग्जामिन तो छोड़िए, क्रिटिकली तो छोड़ दिए, एग्जामिन भी नहीं। यहाँ संविधान संशोधन का आलोचनात्मक, तो संविधान संशोधन के प्रोसेस को ब्रीफ में बता के उसके क्रिटिसिज्म को बताना था कि किस प्रकार ये संविधान संशोधन का जो प्रोसेस है वो बहुत सही नहीं है, उसके निगेटिव एस्पेक्ट को हमें ज्यादा दिखाना था। समझ में आ रहा है? तो ये सब वो गलतियां होती है जो हमें पता ही नहीं चलती, और इतना मेहनत करके जब हम गलती कर डालते हैं तब लगता है कि काश नहीं किए होते। तो ये आप ना करें, इसीलिए आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी और आगे आप ऐसा गलती नहीं करें।